सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स मैगजीन लक्ष्य 4 यानी कि ये चौथा पार्ट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल न्यूज। राष्ट्रीय परिदृश्य, भारत में प्रयोग होने वाली कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन WHO से प्रमाणित। चलिए समझते हैं। भारत में प्रयोग होने वाली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को WHO ने मान्यता प्रदान की है। कोविशील्ड को जनवरी 2021 में तथा कोवैक्सीन को 3 नवंबर 2021 को मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को मान्यता प्रदान की गई है। ये न्यूज़ में आकर्षक क्यों बनाया गया है? क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन कहाँ की वैक्सीन है? भारत में प्रयोग होने वाली वैक्सीन है। जिसमें कोवैक्सीन क्या है? तो कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य बिंदु, भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इमरजेंसी प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी है। ये कोवैक्सीन जो है स्वदेशी रूप में तैयार की गई है, कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन, और इसे WHO ने मंजूरी प्रदान कर दी है। दुनिया में अब तक 8 वैक्सीन को WHO से मान्यता मिल चुकी है। दुनिया में 8 वैक्सीन को WHO से मान्यता मिल चुकी है, जिसमें कोवैक्सीन है भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन, और कोविशील्ड को भी मान्यता प्राप्त है। आगे चलते हैं। विश्व के 17 देशों में पहले ही इसे उपयोग की मंजूरी मिल चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के कई फायदे होंगे। WHO की मंजूरी मिलना देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसे अब पूरी दुनिया में पहचान मिल जाएगी। किसे पहचान मिल जाएगी? कोवैक्सीन को, क्योंकि कोवैक्सीन भारत में बनी है, भारत में बड़े स्तर पर उपयोग भी की जा रही है, और ये इसे WHO से प्रमाणित हो गया है। आगे देखिए। भारत में अभी तक ज़्यादातर कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज लगाए जा रहे हैं। शुरुआत में ही सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई कोविशील्ड को WHO ने मान्यता दे दी थी। अब कोवैक्सीन को भी मान्यता मिल चुकी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को मान्यता मिल चुकी है। क्या होंगे फायदे? विदेश यात्रा में दिक्कत नहीं होगी। कोवैक्सीन लगवा चुके लोग अब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाकर आसानी से दुनिया के किसी भी देश में यात्रा कर पाएंगे। दुनिया भर में होगी सप्लाई। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर तैयार किया है। कोवैक्सीन को किसने तैयार किया है? बायोटेक और ICMR, इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। यह देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। WHO से मान्यता मिलने के बाद अब बड़े पैमाने पर कोवैक्सीन की सप्लाई दुनिया भर में हो सकेगी, जिससे आर्थिक तौर पर भारत को फायदा मिलेगा। विदेशों में भी ट्रायल संभव हो। कोवैक्सीन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अब भारत बायोटेक और ICMR दुनिया के अन्य देशों में भी ट्रायल कर सकेंगे। WHO से मान्यता मिलने के बाद कोई भी देश आसानी से ट्रायल की मंजूरी दे सकेगा। विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कर सकेंगे उत्पादन। WHO की मान्यता के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय दुनिया के बड़े वैक्सीन निर्माताओं को कोवैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी दे सकता है। इससे कोवैक्सीन का ज़्यादा उत्पादन होगा और दुनिया के बाकी देशों में आसानी से आपूर्ति बढ़ जाएगी। विदेश नीति मजबूत होगी। कोविशील्ड की तरह अब कोवैक्सीन को भी भारत सरकार अपने मित्र देशों को दे सकेगी। इससे भारत की विदेश नीति में मजबूती आएगी। अन्य देशों से भारत के रिश्ते भी अच्छे होंगे। WHO से मान्यता प्राप्त वैक्सीन की डिमांड दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है। इन 8 वैक्सीनेशन को मिली है WHO की मंजूरी। मॉडर्ना को, फाइजर बायोएनटेक को, जॉनसन एंड जॉनसन को, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनिका को, कोविशील्ड को,
साइनोफार्म को, साइनोवैक को और कोवैक्सीन को। ये 8 का नाम याद रखिए, ध्यान में रखिए। अगला टॉपिक है क्यून हियो हांग ओक। ये नाम है क्यून हियो हांग ओक, आदमी का नाम है। आगे देखिए, अयोध्या में सरयू के तट पर रामकथा पार्क का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसका नाम बदलकर क्यून हियो हांग ओक मेमोरियल पार्क कर दिया जाएगा। यानी कि रामकथा पार्क का जो जीर्णोद्धार हुआ है, इसका नाम बदल करके क्या नाम रखा जाएगा? क्यून हियो हांग ओक मेमोरियल पार्क। क्यों रखा जाएगा, अब इन सारे बातों पर यहाँ पे चर्चा है। और ये जो क्यून हियो हांग ओक मेमोरियल पार्क बनाया जा रहा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है? अयोध्या में। अयोध्या में कहाँ पे? तो सरयू के तट पर। इससे पहले 2019 में डाक विभाग ने राजकुमारी सूरी रत्ना हियो हांग ओक का एक स्मारक टिकट भी जारी किया था। यानी कि हियो हांग ओक एक क्या है? एक राजकुमारी है। ऐसे इनका नाम क्या है? सूरी रत्ना। इनके लिए एक स्मारक टिकट भी जारी किया था डाक विभाग ने 2019 में। और अभी क्या किया गया है? तो रामकथा पार्क का जीर्णोद्धार किया गया और उनके नाम पर ही रखा गया है क्यून हियो हांग ओक मेमोरियल पार्क। कौन थी क्यून हियो हांग ओक? रानी हियो हांग ओक एक कोरियाई मुल्क की रानी थी। ठीक है, कोरियाई मुल्क की रानी थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना राजा पद्मसेन और इंदुमती की बेटी के रूप में हुआ था। अयोध्या राजकुमारी सूरी रत्ना और राजा पद्मसेन और इंदुमती की बेटी के रूप में हुआ था। इनका मतलब कि माँ और पिता का नाम बताया जा रहा है। पद्मसेन ने प्राचीन राज कोसल पर शासन किया है, एक ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान यूपी से उड़ीसा तक फैला हुआ था। सामगुक उषा 3 राज्यों के स्मृति पत्र में रानी की कहानी का वर्णन किया गया है। यह कोरिया के 3 राज्यों गोगुरियो, बैकजे और सिला और कुछ अन्य क्षेत्रों की किंवदंतियों, लोक कथाओं और इतिहास का 13वीं शताब्दी का संग्रह है। चलिए, इधर कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, रानी की भारत से कोरिया तक यात्रा। कोरिया के इतिहास के मुताबिक जब राजकुमार हियो या सूरी रत्ना 16 वर्ष की थी, ये जो सूरी रत्ना है एक राजकुमारी थी, जब ये 16 वर्ष की थी, तब उन्होंने प्राचीन शहर अयुता से कोरिया की यात्रा की थी। प्राचीन शहर अयुता से कोरिया तक की यात्रा की थी और दक्षिण पूर्व कोरियाई राज्य के राजा किम सुरो से शादी की थी। आगे चलिए, उनके भारतीय मूल के बारे में क्या बहस है वो देख समझ लीजिए। समगुक यूसा ययुता नामक एक दूर देश की रानी के बारे में बात करता है और लोकप्रिय संस्कृति इसे अयोध्या मानती है, लेकिन भारतीय दस्तावेजों या शास्त्रों में उसका कोई उल्लेख नहीं है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि राजकुमारी वास्तव में थाईलैंड के अयुत्या साम्राज्य की हो सकती है, लेकिन थाईलैंड में यह राज्य लगभग 1350 में अस्तित्व में आया था, जब सालगुक यूसा पहले ही लिखा जा चुका था। यानी कि इनके नाम को लेकर के, इनके जो पहचान को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे विचार देखने को मिलते हैं। चलिए, हमें इतना ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्यून हियो हांग ओक ये कौन है? एक राजकुमारी है। कहाँ की है? तो कोरियाई मुल्क की राजकुमारी है। इनका नाम पर रखा गया है क्या चीज़? तो रामकथा पार्क का नाम बदल कर रख दिया गया है क्यून हियो हांग ओक मेमोरियल पार्क। और क्यून हियो हांग मेमोरियल पार्क कहाँ है? तो ये अयोध्या में है, सरयू के तट पर। भारत का हेल्थ केयर विजन। किसी भी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा उस देश की स्वास्थ्य नीति के आकलन का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है और गरीबी के व्यापक प्रसार के कारण यह एक प्रमुख समस्या आज भी बनी हुई है।
लेकिन इसके बावजूद भारत की हालिया पहलों ने भारत के स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण को दिखाया है। प्रमुख बिंदु देखिए, 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा कोविड महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कई मौलिक पहलों के बिना यह संभव नहीं हो पाता। भारत को 5 साल में खुले में शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2014 में, खुले में शौच से मुक्ति के लिए। अध्ययनों से पता चला है कि इसने बाल पोषण और स्वास्थ्य में भी सुधार किया है और महिलाओं को गरिमा भी प्रदान की है। स्वच्छ भारत मिशन का ये प्रभाव पड़ा है, महिलाओं की गरिमा प्रदान की गई है और बच्चे और उनके पोषण में, स्वास्थ्य में सुधार भी हुए हैं। जल जीवन मिशन हर घर में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जल जनित बीमारियों को रोकने में एक गेम चेंजर साबित होगा। वर्ष 2002 में पिछली स्वास्थ्य नीति तैयार होने के बाद से वर्तमान परिदृश्य में उभरती सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नीति 2017 शुरू की गई है। साथ ही 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आयुष्मान भारत कब हुआ था? 2018 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नीति कब हुआ था? 2017 में। क्वेश्चन करंट अफेयर्स में यहाँ से भी बनता है, कौन सी योजना, कौन सी नीति कब शुरू की गई थी। ठीक है, आगे चलिए। जिसे अब पहले 50 करोड़ कवर करता था, जिसे अब 2 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को फायदा हो चुका है। आगे चलिए। कोविन पोर्टल ने महामारी के दौरान लोगों के टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविन पोर्टल को तो जानते ही होंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मरीज, डॉक्टरों और अस्पतालों से जोड़ेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या करेगा? तो मरीजों को डॉक्टरों से और अस्पतालों से जोड़ेगा। मतलब ऑनलाइन इलाज की बात की जा रही है यहाँ पे। 2003 में भारत में एक एम्स था। भारत में केवल एक एम्स था 2003 में। 2014 में 5 और एम्स जोड़ने की नीति शुरू की गई थी। हर राज्य में ऐसे संस्थान रखने के लिए एक नीति विकसित की गई है। 150 से अधिक मेडिकल कॉलेज बनाने पर काम चल रहा है। 2014 से अब तक 30,000 से अधिक MBBS सीटें और चिकित्सा में 24,000 स्नातकोत्तर सीटें जोड़ी गई हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को साकार करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप कर्नाटक ने अपने स्वास्थ्य ढांचे में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसने मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में ICU बेड को बढ़ाकर 3800 से अधिक कर दिया है। यह वर्ष 2020-21 में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के कार्यान्वयन में भी अग्रणी है। चलिए, अगला टॉपिक है फेम 2 योजना, फेम 2। इलेक्ट्रिक वाहन तेज़ी से आम होते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए फेम 2 है क्या। तो फेम 2 ये उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था 2015 में, फेम 2। ठीक है, और यह जो मोबिलिटी मिशन है, ये मोबिलिटी मिशन यानी कि जो गाड़ी वाहन वगैरह चलते हैं उसे इलेक्ट्रिक रूप प्रदान करने की बात की जा रही है इसमें। तो इसका जो उद्देश्य है वो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन को प्रगतिशील बनाना और उससे समावेशित करना इसका उद्देश्य है। तो फेम 2 जो योजना है इसका पहला चरण 2015 को और इसका दूसरा भी चरण शुरू किया गया है 2019 को। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन को समझ लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक वाहन तेज़ी से आम होते जा रहे हैं और सरकारें या तो अपने सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का विद्युतीकरण कर रही है या लोगों को वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन कर रही है। इस संदर्भ में फेम 2 योजना महत्वपूर्ण हो जाती है।
योजना के बारे में। देश में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा फेम इंडिया योजना चरण 1 शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय मोबिलिटी मिशन योजना के तहत शुरू की गई थी। ठीक है, मोबिलिटी मिशन के तहत शुरू की गई थी। इस योजना को 2017 तक पूर्ण होना था, जो 2015 में शुरू हुआ था, जिसको 2017 तक पूर्ण होना था, जिसके बाद इसको 31 मार्च 2019 तक विस्तार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विश्वसनीय, किफ़ायती और कुशल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को प्रगतिशील समावेश को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य समझ आइए, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को प्रगतिशील समावेश करना। इस योजना का दूसरा चरण फेम 2 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसकी अवधि 2022 तक रहेगी। दूसरे चरण में सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया इसके लिए। ठीक है, इसमें हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फास्टर एडॉप्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देने एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटना, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना। ठीक है, फेम का लक्ष्य है। इस चरण का उद्देश्य 7,000 इलेक्ट्रिक बसों, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 55,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पैसेंजर्स कारों और 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को सपोर्ट करके मांग पैदा करना है। इसके अलावा इस योजना के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का भी समर्थन किया जाता है। समझ रहे होंगे कितनी कितनी संख्या में इलेक्ट्रिक बस का निर्माण करना है, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, इन सारे की बात की जा रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसमें निर्माण करने की बात की जा रही है। 2022 तक लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फेम 2 योजना में एक संशोधन पेश किया गया था, जिसमें नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 50% बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है। इस अपडेट से पहले भारत में योग्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी का प्रावधान था। केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों और तिपहिया वाहनों को खरीद करेगी। EESL को 3 लाख इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदने के लिए निर्देशित किया जाएगा और इसे 9 प्रमुख शहरों सूरत, पुणे, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु इलेक्ट्रिक बसों की कुल मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया है। हाल ही में सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण की समय सीमा बढ़ा दिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। यानी ये जो फेम इंडिया योजना है इसे कहाँ तक चालू रखा जाएगा? 31 मार्च 2024 तक। पहले लक्ष्य कहाँ तक था? 2022 तक प्राप्त करना था, 31 मार्च तक। 2 साल और बढ़ा दिया गया, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पे समझ गए होंगे फेम किसके लिए है, फेम कब आया 2015 में, लक्ष्य कब तक था तो 2017 तक, फिर लक्ष्य कितना तक रखा गया 2019 तक, 2019 में फिर से शुरू किया गया, फिर दूसरा चरण आया, दूसरा चरण का लक्ष्य कब तक था 2022 तक, और अभी वर्तमान में 2 साल और बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2024 तक। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देना है, चार्जिंग इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, बसों की संख्या 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक रूप उससे प्रदान करना है, जिससे बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या ठीक है से निपटा जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देख लिया फेम के बारे में। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है नव बौद्ध आंदोलन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने में मदद करेगा। ये जो कुशीनगर हवाई अड्डा बनाया गया है, ये किसके तीर्थ स्थल को जोड़ने की बात की जा रही है? बौद्ध की, जैन की, महावीर की, तो बौद्ध की। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है।
कुशीनगर भी। नव बौद्ध आंदोलन, इसे दलित बौद्ध आंदोलन व अम्बेडकरवादी बौद्ध आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। जो नव बौद्ध आंदोलन है, इसे दलित बौद्ध आंदोलन या अम्बेडकरवादी बौद्ध आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। ये तीनों नाम याद रखिएगा, नव बौद्ध आंदोलन, दलित बौद्ध आंदोलन, अम्बेडकरवादी बौद्ध आंदोलन। और ये धार्मिक के साथ साथ भारत में दलितों के बीच एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जिसे B.R. अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। जो नव बौद्ध आंदोलन है, जिसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? अम्बेडकर के द्वारा। इसने बौद्ध धर्म की फिर से व्याख्या की और नवयान नामक बौद्ध धर्म का एक नया स्कूल बनाया। इसने हिंदू धर्म को खारिज कर दिया, भारत में जाति व्यवस्था को चुनौती दी, दलित समुदाय के अधिकार को बढ़ावा दिया। ये आंदोलन नव बौद्ध आंदोलन किसके द्वारा? अम्बेडकर के द्वारा। प्रमुख विचलन, इसने बौद्ध धर्म की पारंपरिक थेरवाद, महायान या वर्जयान परंपराओं की शिक्षा को खारिज कर दिया और अम्बेडकर द्वारा सिखाए गए बौद्ध धर्म के नए रूप को आगे बढ़ाने की शपथ ली थी। आगे देखिए, अम्बेडकर और बौद्ध धर्म के उनके विचार बौद्ध धर्म के कई मूल सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं। उन्होंने बौद्ध अभ्यास के कई अभिन्न पहलुओं को कपटपूर्ण और निराशावादी के रूप में देखा है। अम्बेडकर के अनुसार बुद्ध एक यथार्थवादी और व्यवहारिक व्यक्ति थे जिन्होंने युद्धरत जनजातियों के बीच शांति लाने का प्रयास में अपना महल छोड़ दिया था। अम्बेडकर का ऐसा मानना है। यथार्थवादी थे बुद्ध, व्यवहारिक थे। उन्होंने युद्धरत जनजातियों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अपना गृह त्याग किया था, महल को छोड़ दिया था। अम्बेडकर ऐसा बता रहे हैं। अम्बेडकर के अनुसार 4 आर्य सत्य है जो बौद्ध के द्वारा दिया गया है। निराशावाद का सुसमाचार है और हो सकता है कि बाद के युग में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शास्त्रों में जोड़े गए हों। उन्होंने अनाथ के विचार को समस्याग्रस्त माना है और अपने अनुयायियों को इसकी अवहेलना करने के लिए कहा है। अम्बेडकर के विचार में निर्वाण में लोगों को गरीबी और सामाजिक भेदभाव से मुक्त किया जाता है। निर्वाण की प्राप्ति कहने का अर्थ गरीबी से मुक्ति, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति और खुद को खुशहाल जीवन बनाने का अधिकार दिया जाता है। निर्वाण जो टर्म है, इसको इस रूप में अम्बेडकर ने परिभाषित किया है। अम्बेडकर के नव बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध आंदोलन कुछ हद तक अम्बेडकर की मृत्यु से बाधित हुआ था। अम्बेडकर ने जिस अछूत आबादी से जन समर्थन की उम्मीद की थी, उन्हें तत्काल वह जन समर्थन नहीं मिला था। अम्बेडकरवादी आंदोलन के नेताओं के बीच विभाजन और दिशा की कमी एक अतिरिक्त बाधा रही है। मतलब ये जो इनका आंदोलन चलाने में क्या क्या समस्या है उसके बारे में बता रहा है। यह मुख्यतः 2 ही राज्यों में केंद्रित है। अम्बेडकर के मूल राज्य महाराष्ट्र, अम्बेडकर कहाँ के थे? महाराष्ट्र के, और उत्तर प्रदेश। ये आंदोलन 2 ही जगह केंद्रित था। बोधानंद महास्तवीर, आचार्य मेधरथी और उनके सहयोगी की भूमि, उत्तर प्रदेश जो है उनके सहयोगी की भूमि बताया गया। बोधानंद महास्तवीर की, आचार्य मेधरथी की। भारत में वर्तमान बौद्ध आबादी, 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म भारत में 5वां सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म 5वां सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। और महाराष्ट्र की जनसंख्या 6% है, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम है। और बौद्ध में सबसे छोटे अल्पसंख्यक को 0.7% है अल्पसंख्यक। बौद्ध भारत में सबसे छोटे अल्पसंख्यक हैं। बौद्ध जो हैं सबसे छोटा अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध धर्म में से एक है। उनमें से अधिकांश महाराष्ट्र से ही परिवर्तित दलित हैं और ये अधिकतर कहाँ देखे जाते हैं? महाराष्ट्र में। चलिए याद रखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो बौद्ध धर्म है भारत में 5वां सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। और महाराष्ट्र में जितनी संख्या है उसका 6% है बौद्ध धर्म। कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत की कुल आबादी का 1% से भी कम है बौद्ध धर्म। ये समझ आइए।
चलिए बात आप समझ गए होंगे। टॉपिक क्या था? नव बौद्ध आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, अगला टॉपिक है परम्बिकुलम अलियार विवाद। चलिए देखते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ केरल और तमिलनाडु परम्बिकुलम अलियार परियोजना समझौता को नवीनीकृत करने के लिए बाधाओं को दूर कर सकते हैं। परम्बिकुलम अलियार परियोजना क्या है? तमिलनाडु और केरल के बीच 1970 में नवंबर 1958 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 8 पश्चिम में बहने वाली नदियों को मोड़ने और एकीकृत करने के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। समस्या देखिए, केरल और तमिलनाडु के बीच ये समस्या है कि 8 पश्चिम में बहने वाली नदियों को मोड़ना और एकीकृत करने वाली परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया था। इसमें 6 अन्नामलाई पहाड़ियों में और 2 मैदानी इलाकों में स्थित है। इसका उद्देश्य तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर और इरोडा जिले में सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना और केरल राज्य के चित्तूरपुझा में मौजूद सिंचाई प्रणाली को स्थिर करना है। दोनों का अपना अपना लक्ष्य था कि तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है, इरोडा जो जिला है उसमें जो सूखा प्रवण इलाका है उसको सिंचाई सुविधा मुहैया करवाना, और केरल के चित्तूरपुझा में सिंचाई प्रणाली को विकसित करने की बात की गई थी। आगे देखिए, समझौता संकट साझाकरण फार्मूला को लागू किए बिना एक गारंटीकृत वार्षिक पात्रता के रूप में सोलायार और चित्तूरपुझा उप बेसिन में केरल के तटवर्ती हिस्से को सुनिश्चित करता है। यह पेरियार बेसिन में केरल के विशेष उपयोग के लिए ऊपरी निरार वियर से 4 महीने का प्रवाह सुनिश्चित करता है। यह समझौता 9 नवंबर 1958 से हर 30 साल की समीक्षा पर प्रावधान करता है। 9 नवंबर 1958 को ये समझौता हुआ था और 30 साल के बाद इसकी समीक्षा की बात की जाती है, लेकिन यह अनिर्णायक रहा है। केरल की क्या चिंताएं हैं समझ लीजिए। केरल को चित्तूरपुझा घाटी के अनन्य उपयोग के लिए परम्बिकुलम नदी समूह में से 2.5 टीएमसी पानी के अपने हिस्से की वसूली नहीं होने पर आपत्ति है। ठीक है, मतलब पानी का जो 2.5 टीएमसी पानी का जो अपना हिस्सा है उसमें वसूली नहीं हो पा रही है। केरल की ये चिंताएं हैं। केरल की सहमति के बिना परियोजना क्षेत्र में कुछ संरचनाओं का निर्माण चिंता का एक अन्य क्षेत्र है, और संरचना भी बनाया जा रहा है इसके क्षेत्र में, तो यहाँ पे अपनी चिंता व्यक्त की है केरल ने। आगे देखिए, तमिलनाडु का क्या रुख है? उसने अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए एक निर्माण का प्रस्ताव दिया है। निरार नल्लायार परियोजना और माना का दाबू के ऊपर संतुलन जलाशय, जिसके लिए केरल ने सहमति नहीं दी। पिछले 20 वर्षों में चालकुडी बेसिन ने 12 वर्षों में अति प्रवाह का अनुभव किया और पानी का एक बड़ा हिस्सा भी अनुप्रयोग प्रवाह के रूप में खो गया है। तो क्वेश्चन यहीं से आपका बनेगा, परम्बिकुलम अलियार विवाद किन राज्यों के बीच है? तो केरल और तमिलनाडु। किसके लिए है? तो पानी समझौते के लिए है। इसमें जो 8 नदियां हैं, जो बहने वाली नदियां हैं, उसको मोड़ने और एकीकृत करने और उसका लाभ, उन पानी का अपने अपने हिस्से के रूप में लाभ उठाने की बात की जा रही थी। जहाँ सूखा था उसे उन सभी भूमि को सिंचित करने की बात की जा रही थी। चलिए आप समझ गए होंगे ये बात को, टॉपिक को। अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय दुर्लभ नीति। कहाँ है? राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021। तो ये टॉपिक है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज। रेयर डिजीज क्या होता है? जो लाख में एक रोग या फिर एक से कम रोग देखने को मिलते हैं उसे रेयर डिजीज कहते हैं। चलिए इस टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए। ओके बाय।